नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता से जुड़े उन सभी फैक्ट या फिर उन सभी उत्तरों को आज हम देखेंगे जिनके ज़रिए आप सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को हल कर सकते हैं। हमारी जानकारी होने वाली है भारत का इतिहास की इस किताब से, जिसके राइटर हैं एल.पी. शर्मा। और इसके बाद भी और कुछ प्रश्न जो यहाँ पर छूट जाएंगे उनसे भी जुड़ी जानकारी हम इसकी किताब से लेकर आएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की सामान्य ज्ञान पुस्तक से भी हमारी जानकारी है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो जानकारी आज आप हमसे लेने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरह से प्रामाणिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में बात करेंगे, उसकी खोज के बारे में बात करेंगे, फिर हम नगर योजना के बारे में बात करेंगे, फिर आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, शिल्प तथा उद्योग धंधे और लेखन कला के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में इस सभ्यता का कैसे अंत हुआ उस विषय पर बात करेंगे। फिर महत्वपूर्ण प्रमाण या फिर अवशेष जो यहाँ की सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों से हमें मिले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद फिर महत्वपूर्ण नगर व उनकी खोज कब हुई और किसने की, इस विषय पर बात करेंगे। इनके अलावा और भी महत्वपूर्ण अलग अलग टॉपिक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, जो समय काल है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो इसका असली समय काल कौन सा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और जैसे कि आपने देख ही लिया होगा ये वीडियो थोड़ा लंबा है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इस वीडियो को आखिरी तक देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखना है और सब कुछ एक ही वीडियो में सीखना है। यहाँ पर हम आपको फैक्ट के रूप में पढ़ाएंगे, ना कि एक आंसर के रूप में। यहाँ पर फैक्ट के रूप में पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि चीज़ें आपके डायरेक्ट दिमाग में जानी चाहिए, सीधे शॉर्ट तरीके से जानी चाहिए, और अगर नहीं जाती है तो आपको ज़बरदस्ती इन्हें याद करना होगा, क्योंकि इनके बिना आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं लिख सकते। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। 20वीं सदी की शुरुआत तक इतिहासकारों की धारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक में खोजे गए स्थलों में यह साबित हो गया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक अन्य सभ्यता विद्यमान थी। दोस्तों, अंग्रेज अक्सर हमारा मजाक उड़ाते थे कि भैया तुम्हारी तो वैदिक सभ्यता थी, तुम ज़्यादा पूजा पाठ वाले कर्मकांडी इंसान थे, अंधविश्वासों को मानते थे और ग्रामीण टाइप की तुम्हारी सभ्यता थी, तुम हमारी क्या बराबरी करोगे। लेकिन जब 1922 में राखलदास बनर्जी ने पहले शहर की खोज की, हड़प्पा की खोज की, तो ये साबित हो गया कि भैया तुम जो आज आधुनिकता के पाठ हमें पढ़ रहे हो वो हम पैदा होते ही सीख चुके थे। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब बात है कि हम जब हमारा इतिहास आज से 8000 साल पहले जब एक सिंधु घाटी सभ्यता थी तब हम नगरीय थे, जबकि आज हम इतने पिछड़े हुए हैं कि उस लेवल तक पहुंचने में भी हमें 100-150 साल लगेंगे जिस लेवल पर हम सिंधु घाटी या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता के समय पर थे। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको पूरी तरह से अपने दिमाग को शांत करके बैठना है और जैसे जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसी तरह से अपने दिमाग में सोचना है, उसी तरह से इमेजिनेशन बनानी है। इससे आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी दो वजह है, क्योंकि इसका जो प्रथम अवशेष है हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए। दूसरा, आरंभिक कालों में अधिकांश जो नगर प्राप्त हुए वे सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए, और जो सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी थी इस सभ्यता की, इसके कारण इसे सिंधु नदी सभ्यता कहा गया। 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार हड़प्पा की जानकारी दी थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कोई उत्खनन कराया नहीं था, तो इनके पास कोई प्रूफ था नहीं, तो इन्होंने ऐसे ही जानकारी दे दी। फिर उसके बाद में सबसे पहले 1921 में जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे,
तो यह साबित हो गया कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। दोस्तों यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1921-22 के दौरान जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजी, फिर इसके बाद में 1922-23 में जब राखलदास बनर्जी खोजते हैं, तो इन दोनों के नाम में कॉमन चीज़ है कि आर.डी. आता है, आर.डी. साहनी, आर.डी. बनर्जी। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होना नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है। राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में, क्योंकि जॉन मार्शल इस समय एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि इस सभ्यता में दो प्रमुख नदी थी। दो प्रमुख नदी कौन कौन सी थी? एक थी सिंधु और दूसरी थी सरस्वती। दोस्तों रोपड़ व कुछ स्थलों पर शव के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिलता है। इनाम गांव एक ऐसा स्थान हमें महाराष्ट्र में मिलता है। हालांकि यह पूरा नवपाषाण काल का स्थल है जहां पर हमें उत्तर की ओर व्यक्ति के सिर करके दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के रोपण स्थल पर किसी व्यक्ति के शव के साथ उनके कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनका जो सबसे प्रिय होता है उसे भी उसके साथ में दफना दिया जाता है। तो यहाँ पर इंसान तो मरने को तैयार होंगे ही नहीं, कुत्ते के लिए एक दो बिस्किट डाल दो शव के पास में और ऊपर से फिर पत्थर पटक दो या मिट्टी भर दो। बिस्किट खाने के लालच में कुत्ता नीचे उतरेगा और फिर वहीं दफन उसे होना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि 1826 में हड़प्पा की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी है, हमने पढ़ ली है। लेकिन इसके बाद में 1853 से 1856 दो बार कनिंघम ने हड़प्पा के टीले की खोज की या सर्वेक्षण किया, माफ़ कीजिए सर्वेक्षण किया। तो यहाँ पर सर्वेक्षण क्यों किया? क्योंकि 1853 के समय जब भारत में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत हुई और उसके बाद 1856 में जब रेल लाइन बिछाने लगे तो उस दौरान इधर साइड में उत्खनन किया गया, क्योंकि कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन को बनाना था। तो यहाँ पर उत्खनन किया गया, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ मिली और ये साइटें मिली, हालांकि इन्हें तब पता नहीं था। तो इसलिए कनिंघम ने यहाँ पर दो बार दौरे किए थे और जो कनिंघम थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे और इन्हें ही एएसआई का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। फिर 1856 में जब रेल लाइन बिछाने लगे तो यहाँ पर से जो उत्खनन के दौरान ईंटें निकली थी, पकी हुई ईंटें, उनका प्रयोग रेल लाइन बिछाने में जॉन ब्रंटल और विलियम ब्रेंटन ने हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई आगे चलकर और फिर इसका मुख्यालय कलकत्ता में लाया गया, कलकत्ता में बना और फिर इसके जो प्रमुख बने हुए थे कनिंघम, जिन्हें एएसआई का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों 1921 में एएसआई के तत्कालिक महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का पहला सभ्य स्थल हड़प्पा खोजा था। यहाँ पर जब मैं पहली बार गया था सांची, तो वहाँ पर मैंने जॉन मार्शल का बंगला देखा था और वहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवाई थी और फिर मुझे पता चला कि जो सांची है उसको एक टूरिज्म के रूप में डेवलप करने का काम जॉन मार्शल के निर्देशन में ही हुआ था। तो तब मुझे इस तरह से लिंक के ज़रिए याद हो गया कि भैया यही जॉन मार्शल है। तो इस तरह से आपको भी लिंक बनाकर चीज़ों को याद करनी है। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नदी कहते हैं और कहीं कहीं इसे हक्का नदी भी कहते हैं। माफ़ कीजिएगा। फिर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार अवधि है, जो मेरे पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उसमें 2500 से 1750 ईसा पूर्व दी गई है तिथि। लेकिन यहाँ पर जो इसका समय काल है, इसको लेकर बहुत सारी मत है और बहुत सारे विवाद हैं। अब हम इन्हें देखते हैं। जॉन मार्शल, जिनके निर्देशन में इसकी खोज हुई और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों को खोजा गया, उन्होंने पहली बार उनका कालक्रम निर्धारित किया और कहा कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व इसका समय काल है। अब यहाँ पर ईसा पूर्व क्या होता है? तो दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं कि इस सभ्यता का जन्म 8000 साल पहले हुआ, 5000 साल पहले हुआ, जब हमारे सन की शुरुआत हुई,
जीरो जीरो से लेकर फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया, इस प्रकार से आज 2024 आ गया है। इसी तरह जब जीरो था तो उससे पहले उल्टे हुए गिनती चलती थी। एक ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, इस तरह से उल्टी गिनती चलती थी। जैसे आज 2024 चल रहा है तो आने वाले साल में 2023 आएगा, ना कि 2025। इस तरह से उल्टी गिनती चलती थी। इसे और सामान्य तरीके से हम जानने का प्रयास करें तो जो ईसाई धर्म के देवता हैं ईसा मसीही, जो कि उनके भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं, तो ईसा मसीही के जन्म से पहले की जो तिथियां हैं उन्हें ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को ईसवी कहा जाता है। ठीक है, तो जो ईसा पूर्व की तिथियां हैं इनका अनुमान लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो 2750 ईसा पूर्व है, 2750 ईसा पूर्व में जो अभी का समय है इसे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से जो करेक्ट समय है उसका पता लग जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं जो झा है वह श्रीमाली है। इन्होंने जो समय काल बताया है वो बताया है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, इन्होंने ये समय बताया है। लेकिन जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व समय काल माना गया है। वहीं कार्बन 14 या फिर कार्बन 14 पद्धति या फिर डीपी अग्रवाल, रोमिला थापा जैसे इतिहासकारों ने इसका समय काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया है। तो हमें कौन सा समय काल मानना है तो हमें एनसीईआरटी का समय काल मानना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इसे ही मान्यता मिलेगी। तो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसका समय काल हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन 14 क्या है, तो कार्बन 14 वह पद्धति है जिसके जरिए किसी भी अवशेष से यह पता लगाया जाता है कि वह कितना पुराना है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो विलोट फ्रैंक ने इस पद्धति की खोज की थी, और विलोट फ्रैंक लीबी को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता नाम है यह जॉन मार्शल ने दिया था, जो कि निदेशक थे जब इसके पहले स्थल की खोज हुई थी। फिर हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा, तो पहला स्थल हड़प्पा खोजे जाने के कारण इसका नाम हड़प्पा पड़ा। फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो 2 प्रमुख नदियों के कारण इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा। फिर हम देखते हैं जो नगर योजना या फिर यहाँ पर जो वास्तुकला की बात करें या फिर जो निर्माण कार्य किस तरह से हुए, तो उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता नहीं थी बल्कि ये नगरीय सभ्यता थी। नगरों का विकास हुआ, इसे गॉर्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति कहा। क्या कहा, तो इस समय काल को गॉर्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति कहा। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यहाँ की नगर योजना बहुत ही ज़्यादा उत्तम कोटि की थी। नगरों में सड़कों व मकान विधिवत बनाए गए थे। अब आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सड़कें व मकान बिल्कुल सही तरीके से बनाए गए हैं, कोई भी ज़्यादा ऊट पटांग नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से बनाए गए हैं। मकान पक्की ईंटों से बने हुए हैं और सड़कें सीधे गई हुई हैं। प्रत्येक सड़क और गली दोनों ओर पक्की नालियाँ बनाई गई है और नालियाँ पक्की व ढकी हुई है। और फिर जो यहाँ पर ईंटों की विशेषता यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का चित्र नहीं मिलता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का हमें लोगो देखने को नहीं मिलता है, जबकि आज हम जो ईंटें देखते हैं उनमें किसी भी कंपनी का लोगो हम देखते हैं जहाँ पर से वो बनकर आई है या फिर जिस सांचे में वो ढली है उसका लोगो हम देखते हैं। लेकिन इस समय काल की ईंटों में किसी भी प्रकार का कोई लोगो नहीं दिखता। हालांकि कुछ कच्ची ईंटों में कुत्तों और कौवों के पंजे के निशान मिलते हैं जो ऐसे ही स्वाभाविक तौर पर पड़ गए होंगे। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था और हम लगभग में मान लें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हुआ था।
यहाँ तक कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में भी इसके कुछ क्षेत्र आते हैं, लेकिन इसका जो विस्तार था वो बांग्लादेश में नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश से फैलते फैलते या बिहार और बंगाल तक चली गई होगी, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि यह उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। हम यहाँ पर मैप में भी आगे चलकर मैप के जरिए भी इसके प्रमुख क्षेत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर में बांडा जम्मू में है, और जो दक्षिण में नर्मदा का मुहाना, पश्चिम में मकान, समुद्र तट यानी कि बलूचिस्तान, उत्तर पूर्व में मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश, और पूर्व में आलमगीरपुर इस सभ्यता की सरहद थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार यानी कि इस तरह का इसका क्षेत्रफल, इस तरह का, ऐसा इस तरह से इसका क्षेत्रफल आता है, ट्रायंगल टाइप का, या फिर जैसे हम बिंगो टेढ़े मेढ़े भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में मांडा आता है, मांडा कश्मीर में है। फिर इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है वह है दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। फिर इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वह आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। और जो पश्चिमी क्षेत्र है वह सुतकांडोर, यहाँ पर सुतकोदड़ और सुतकांडोर दो अलग अलग क्षेत्र है। इस बात को आप आगे चलकर भी ध्यान रखिएगा। सुतकांडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और दास्क नदी के किनारे है, और इसकी खोज आर.एल. स्टाइन ने की थी। और जो सुतकांडोर है यह एक बंदरगाह भी है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो चारों स्थल है, चारों दिशाओं के स्थल है, इनके बारे में और जानकारी देखते हैं। जो सबसे उत्तरी स्थल है इस सभ्यता का वो है मांडा, और मांडा कश्मीर में है। कश्मीर में यह चिनाब नदी के किनारे है और जे.पी. जोशी ने इसकी खोज की थी। जो दक्षिणी स्थल है वो दायमाबाद है, महाराष्ट्र में, और प्रवरा नदी के किनारे यह स्थित है, और इसके खोजकर्ता भोपाल टिकर हैं। वहीं पूर्वी स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडा नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता यगदत्त शर्मा है। वहीं पश्चिमी स्थल की बात करें तो सुतकांडोर या फिर सुतकांडेर आता है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और खोजकर्ता आर.एल. स्टाइन है। इसके ज़्यादातर स्थल पाकिस्तान में है, और अफसोस कि पाकिस्तानियों के पास में इतना दिमाग नहीं है कि वो अपने आप को गौरव महसूस कर सके कि भैया हमारे पास इतनी बड़ी संस्कृति है तो अपने ही बेटे ना, इसीलिए उनके पास दिमाग की कमी है। समय के साथ साथ हमें ही उनको सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम अब आगे देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा बोर कर सकता है, थोड़ी सी आपको गुस्सा आ सकता है कि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बोरियत टाइप का है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बेहतर कर सकूँ और कुछ अच्छे तरीक़ों से आपको समझा सकूँ। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा और मेरे साथ इन पॉइंट्स को दोहराते जाइए, तो आप बोरियत फील नहीं करेंगे। और चलते चलते वीडियो को देखिए। एक जगह बैठकर देखने पर आपको नींद आने लगेगी और फिर आप पूरा दोष मेरे ऊपर डाल देंगे। इसलिए पूरे किसी भी दिलचस्पी वाले तरीके से आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए। स्नानागार प्रायः मकान के उस भाग में बनाए जाते थे जो सड़क अथवा गली के निकटतम होते थे। क्यों? क्योंकि इधर से नालियाँ जाती थी और नालियों में इनका जो स्नानागार का वेस्ट होता था वो चला जाता था। फिर यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। हम यहाँ पर केवल फैक्ट के रूप में बात कर रहे हैं अभी। जब हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे तब हम मोहनजोदड़ो को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो 11.88 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है और 2.4 मीटर गहरा है। इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता होगा, यानी कि जिस तरह से हम किसी भी पवित्र कुंड को देखते हैं, किसी भी पवित्र घाट को देखते हैं, उसी तरह इसे भी एक कुंड के रूप में बनाया होगा कि पूजा करने के बाद सभी सामूहिक तौर पर यहाँ पर धार्मिक स्नान कर सके। उस उद्देश्य से इस स्नानागार को बनाया गया होगा। नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे। एक तो होता था ऊपरी भाग जिसे सिटेडल भी कहते थे, ऊपरी भाग को सिटेडल भी कहते थे, और दूसरा भाग निचला भाग होता था। सिटेडल में जिन इमारतें और खाद्य बंदरगाह और महत्वपूर्ण कार्यशालाएं तथा धार्मिक इमारतें स्थित होती थी।
सिटाडेल में इमारतें, खाद्य भंडारगाह, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें होती थी, यानी कि सार्वजनिक तौर की संस्थाएं होती थी। जैसे हम राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी में पूरे कार्य संबंधी विभाग के अधिकारियों के दफ्तर रहते हैं और दूसरे शहरों में आम लोग रहते हैं। तो उसी तरह से जो सिटाडेल या फिर ऊपरी भाग होता था, यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थान होते थे और जो निचला भाग होता था वहाँ पर लोग रहते थे। फिर यहाँ पर हम सिंधु घाटी के ज़्यादातर स्थलों की बात करें तो ये गुजरात क्षेत्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गुजरात क्षेत्र में मिलते हैं। सुदकांडोर एक नगर होने के साथ साथ एक बंदरगाह भी था। इसकी बात हम पहले भी और कर चुके हैं और इसे और ध्यान रख लीजिए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। उद्देश्य ये है कि वो महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट होने से आपके दिमाग में वो बार बार जाएंगी। यहाँ पर हम भारत में आज़ादी के बाद रह गए सिंधु सभ्यता के स्थलों की बात करें तो कोटला निहंग खां पंजाब में है और रंगपुर गुजरात में है। फिर हम सिंधु सभ्यता के में जो सर्वाधिक स्थलों की संलग्नता हकला यानी कि गग्गर नदी के क्षेत्र में है। सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थलों की संलग्नता है, यहाँ पर संलग्नता की बात हो रही है, तो जो संलग्नता है वो घग्गर या फिर हकला या फिर हक्का नदी में है, लेकिन जो सब सर्वाधिक मात्रा है या संख्या है तो वो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता थी जो कि नगरीय नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय थी। दोस्तों, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता पर भी चैनल में वीडियो अपलोडेड है। उम्मीद है अगर आप BA फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी होंगे या फिर अगर आपने ये वीडियो देखा तो इससे पहले आप उन्हें भी देखें तो आप पाएंगे कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता भी बहुत महान सभ्यता थी। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये दोनों सभ्यता हमारी सभ्यता के सामने चीनी कम पानी चाय थी। तो सोचिए हमारी सभ्यता कितनी महान रही होगी, उसके बाद भी आज भी हम अपने अतीत को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, अगर हम अपने जो इतिहास होता है, इतिहास से सीखकर वर्तमान में कुछ करना चाहिए, लेकिन हम या तो केवल इतिहास में ही डूबे रहते हैं या फिर हम इतिहास को महत्व ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये सीखने की बात है कि हमें पता हो कि हमारे अतीत में क्या था। मुख्यतः भवन व अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी, लेकिन कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और रंगपुर जो कि गुजरात में है, यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसलिए इन बस्तियों को दीनहीन बस्तियाँ कहते हैं, यानी कि यह बहुत ही गरीब टाइप के लोगों की बस्तियाँ रही होगी। तो यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया एक महत्वपूर्ण टॉपिक को। इसके बाद में हम और देखते हैं, सामान्यतः भवनों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। सोचिए इनका दिमाग देखिए आगे की। आज हम जब गांव में जाते हैं तो जो मुख्य सड़क होती है फिर जो गलियां होती है वो सीधे आंगन में ही घुसने को देखती है, जिसमें कोई बच्चा बाहर निकले घर से और सीधे गाड़ी के सामने आ जाए। तो यहाँ पर इनका दिमाग सोचिए हमसे कितना ज़्यादा था कि जो गलियाँ होती थी, जो सड़कें होती थी, वो घर के पीछे साइड से निकलती थी, ना कि आगे साइड से। इसका फ़ायदा ये होता था कि आगे साइड अगर बच्चा खेल रहा है तो कोई चांस ही नहीं है उसका चिपके मारने का। लेकिन आज हमारे समय में देख लीजिए, बच्चा घर से बाहर निकला नहीं, क्या है टायर के नीचे। तो यहाँ पर हमें सीखने की ज़रूरत है कि भवनों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे गली में, लेकिन लोथल गुजरात में 2 मंजिला भवनों का दरवाज़ा मुख्य मार्ग पर खुलता था। तो या तो ये किसी प्रभावशाली व्यक्ति का घर रहा होगा या फिर कोई संस्थान रही होगी जहाँ पर सीधे तौर पर गाड़ियों का आवाजाही रहती होगी, इसलिए जो मुख्य सड़क थी वो सामने की ओर से जाती थी, ना कि पीछे की ओर से। फिर हम देखते हैं कि सड़कें हैं वो एक दूसरे को इस तरह से समकोण काटती है। मैं शायद आपको दिखाना पाऊँ, इस तरह से समकोण काटती है और सड़कें चौराहे पर जाकर मिलती है और मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता है। सड़कों के किनारे कचरा पात्र, डस्टबिन रखे जाते थे, यानी कि सफाई अभियान की शुरुआत हम सोचते हैं कि मोदी जी ने की और उससे पहले गांधी जी ने की, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो बहुत सारे पूर्वज हैं, बहुत पीछे वाले, उन्होंने इसकी शुरुआत पहले ही कर दी थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कि भैया साफ सफाई से रहो। नालियाँ ढकी हुई होती थी और मुख्यतः नाले में मिलती थी। नालियों में गर्त यानी कि गड्ढे होते थे। अब ये गड्ढे किस तरह के होते थे ये देखिए। ये वाला सिस्टम मुझे देखकर लगता है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं कि यहाँ पर हमारी
जो अतीत है वहाँ पर कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, हम चाहे तो इसे अपना सकते हैं, लेकिन आज भी हम सीधी सपाट नालियाँ बनाकर रख देते हैं जिसमें पन्नी अन्नी आकर अड़ जाती है और फिर रोड में पूरा पानी भर जाता है। तो यहाँ पर देखिए सीधी नाली जा रही है, सीधी नाली, यहाँ पर एक गड्ढा है, तो गड्ढा है, अब यहाँ पर से पानी के साथ में कोई भी कचरा आएगा तो इस कचरा में भरा जाएगा। यहाँ पर ऊपर एक ढक्कन लगा रहता था, तो फिर सफाई वाले आते थे, वो ये ढक्कन खोलते थे और यहाँ पर से कचरा निकाल लेते थे। फिर इसी तरह से पानी आया, यहाँ पर कचरा भराया और फिर पानी ऊपर के ऊपर चला गया। तो ये जो इनका सिस्टम था बहुत ही लाजवाब था। इसके ज़रिए नालियों में किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं होती थी और सफाई अच्छे से चलती थी। फिर जो नालियाँ मुख्यतः पक्की ईंटों की होती थी, लेकिन कालीबंगा में लकड़ी की नाली के प्रमाण मिलते हैं। तो हम जैसे कि पढ़ चुके हैं कि कालीबंगा बहुत ही गरीब टाइप के लोग थे वहाँ पर, तो हो सकता है कि उनके पास पैसों की कमी रही हो, तो उन्होंने लकड़ी से ही काम चलाना सही समझा और ईंट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए हमें कालीबंगा में लकड़ी की नाली देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पर बात करेंगे। लिपि से मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पर हिंदी भाषा को लिखा हुआ देख रहे हैं, उसी प्रकार से इनकी लिपि क्या थी जिसमें ये अपनी अभिव्यक्ति करते थे। तो यहाँ पर हम इनकी लिपि पर बात करते हैं। वही बोली उसे कहते हैं जो हम मुंह से बोलते हैं, वो बोली कहलाती है। तो यहाँ पर सिंधु वासियों की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि ये अपनी बातों को चित्रों के माध्यम से लिखकर पूरा करते थे। तो चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते थे और इस लिपि में सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह मछली का चित्र है और इस मछली के चित्र का मतलब क्या था यह आज तक पता ही नहीं चल पाया है, क्योंकि इस लिपि को पढ़ने का प्रयास बैडेन, आई.डी. महादेवन, फादर हैरास आदि लोगों ने किया, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद में हम यहाँ पर सिंधु वासियों के आर्थिक जीवन पर बात करते हैं। तो सिंधु वासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि था, यानी कि ये कृषि के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। आपको ये पता रहना चाहिए कि जो वैदिक काल है उसको छोड़कर भारत का कोई सा भी समय रहा हो या फिर आप बात कर लें अभी की, तो अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका एक बड़ा हिस्सा कृषि से आता है। तो जो वैदिक काल था उस समय पर पशुपालन प्रमुख उद्योग हुआ करता था और पशुपालन के जरिए जीवन यापन होता था, क्योंकि जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, आर्यकालीन सभ्यता थी, वह ग्रामीण सभ्यता थी, जिसके कारण पशुपालन को ज़्यादा महत्व था। और यह एक शहरी सभ्यता थी जिसके कारण यहाँ पर व्यापार को, उद्यम को, उद्योगों को और कृषि को लगभग सभी को बराबर महत्व था, लेकिन कृषि का श्रेय ज़्यादा था। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता का जो जीवन था वो कृषि पर आधारित था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी तथा पाषाण व कांस्यकालीन निर्मित उपकरणों की सहायता से खेती की जाती थी, क्योंकि इस समय तक लोहे से ये परिचित नहीं थे और लोहे की खोज हुई नहीं थी, जिसके कारण कांसा प्रमुख साधन था किसी भी खेती का, या फिर अस्त्र का निर्माण भी कांसे से ही किया जाता था, जिसके कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख खाद्यान्न थे वो गेहूँ और जौ थे। खुदाई में गेहूँ तथा जौ के दाने मिले हैं, जिसके यह पता चलता है कि ये जो सभ्यता थी वो गेहूँ और जौ यहाँ पर की प्रमुख फसल थी। अब आप कहेंगे कि इतने सालों बाद भी ये गेहूँ और जौ के दाने कैसे मिल गए? तो जब खुदाई के दौरान खोदा गया तो कुछ मटके अटके में भरे मिले, जिससे पता चला कि भाई साहब ये गेहूँ और जौ से भी परिचित थे, यानी कि उनके अवशेष टाइप पर मिले होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि पूरी तरह से प्योर पूरा साफ सुथरा गेहूँ या जौ इन्हें मिले। दोस्तों, यहाँ के किसान अपनी आवश्यकताओं से अधिक अनाज उत्पन्न करते थे तथा अतिरिक्त उत्पादन को नगरों में भेजते थे, और नगरों में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बने होते थे, जहाँ पर इनके जो अनाज होते थे वह पूरी तरह से सुरक्षित रखे होते थे, जिसके बाद ये या तो उन्हें बेच सकते थे या फिर अपने आने वाले समय पर उसका इस्तेमाल कर सकते थे। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन होता था, और कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कुंवरदार प्रसव, यानी कि जो कुंवड़ वाले बैल होते जिन्हें हम सांड कहते हैं,
उनके मुहरों पर अंकन बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो इनका महत्व ज़्यादा था या फिर इन्हें पूजनीय पशु के रूप में माना जाता था। अन्य पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश आदि आते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कब सांस लेते थे, कब सांस छोड़ते थे, ये भी पता रखना चाहिए क्या? तो जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं वो अक्सर पूछ ली जाती है, और बड़े बड़े एग्ज़ाम में जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल बताइए, या फिर वहाँ पर किस जानवर का ज़्यादा महत्व था। तो इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। और अगर 5 नंबर में भी पूछ लिया जाए कि आर्थिक जीवन के बारे में बताइए, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। यानी कि 2-3 पैराग्राफ अपने मन से लिखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े ही मेहनती थे, बड़े ही परिश्रमी थे, क्योंकि उनकी सभ्यता कृषि पर आधारित थी। फिर 2-4 लाइन अपने मन से लिखिए, और फिर ये लिखिए कि नदियाँ प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर ले आती थी, जिसके कारण खेती का बहुत ज़्यादा मात्रा पर उत्पादन होता था, जिसके कारण कृषि इनकी प्रमुख व्यवसाय था या फिर प्रमुख साधन था जीवन यापन का। तो इस प्रकार से आपको इन फैक्ट के ज़रिए बड़े आंसर बनाने सीखने हैं। तो यहाँ पर मैं केवल आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और जो आने वाले हमारे वीडियोस आएंगे उसमें ज़्यादातर हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर प्रश्न आए। जैसे कि इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं होंगी। दोस्तों, सुरकोटड़ा, यहाँ पर सुरकोटड़ा और सुदकांडोर दो अलग अलग स्थल हैं। सुदकांडोर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, जो कि एक स्थल है सबसे पश्चिमी वाला, और यहाँ पर सुदकोटड़ा है जो कि एक साइट है। यहाँ पर से अश्व अस्थि व लोथल और रंगपुर से प्राप्त अश्व की मृण मूर्तियों के आधार पर अब यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सैंधव निवासी अश्व से परिचित थे या हाथी से भी परिचित थे। दोस्तों, यहाँ पर जो अश्व है यानी कि घोड़े के अस्थियां मिली है और उनके सिर के कंकाल भी मिले हैं, लेकिन अभी भी जो नवीन आंकड़े आते हैं या फिर नवीन रिपोर्ट इतिहास का जारी करते हैं वो यही बताती है कि यहाँ पर अस्थियां जरूर मिली हैं, लेकिन वो रहे होंगे जानवर इनके समय पर, लेकिन उन्हें कैसे कंट्रोल करना है या फिर घोड़ों का कैसे इस्तेमाल करना है ये इसका दिमाग इनके पास नहीं था। यानी कि घोड़ों को कंट्रोल करना ये नहीं जानते थे, लेकिन घोड़े इनके समय पर थे। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। सूत्री वस्त्रों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की थी, लेकिन कपड़े बुनने की शुरुआत चीन की सभ्यता वालों ने किया था। और कपास को उगाने की शुरुआत कहाँ पर कर दी थी? तो इन लोगों ने कर दी थी। और साथ ही इस सभ्यता के लोगों की मोहरें एवं वस्तुएं पश्चिमी एशिया तथा मिस्र में मिलती है, जो दिखाता है कि उस देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। इस समय की जो समकालीन सभ्यता थी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया हो, या फिर अलग अलग सभ्यता हो, यूनान की सभ्यता हो, वहाँ पर इनके संबंध हुआ करते थे। यहाँ के निवासी वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया करते थे। तो इनका जो व्यापार का साधन था, जो मुहरें थी, वो इस बात के लिए नहीं थी कि भैया कि इसके ज़रिए व्यापार होगा। मुहरे का मतलब क्या होता है? मुहरे का मतलब होता है सील, जबकि मुद्रा का मतलब होता है जिसके जरिए हम किसी भी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर मुद्रा नहीं चलती थी, यहाँ पर मुहरें चलती थी, यानी कि सील, किसी अधिकारी की सील, जबकि किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता था, यानी कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को लेना। हड़प्पा संस्कृति में तौल के बाट 16 अथवा इसके गुणज भार में होते थे, इसके गुणे में होते थे तौल के बाट। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि आयात किए जाने वाली वस्तु व स्थल। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है ताकि आप आर्थिक नीतियों में या फिर व्यापार वाली संबंधी नीतियों में यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। तो जो सिंधुवासी थे वो सोना कहाँ से मंगाते थे? तो कर्नाटक, अफगानिस्तान और फारस से वो सोना मंगाते थे। फारस यानी कि वर्तमान का ईरान।
चांदी चांदी जिसे रजत या सिल्वर कहते हैं तो अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाते थे। वहीं तांबे की बात करें तो तांबा का सबसे प्रमुख केंद्र था खेतड़ी, राजस्थान, जो कि यहाँ पर एक साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ पर से तांबा निकाला जाता था और आज भी खेतड़ी में तांबा निकाला जाता है। बलूचिस्तान भी तांबे का प्रमुख स्रोत था। और फिर टीन की बात करें तो मध्य एशिया और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से टीन आया करता था। फिर सीसा की बात करें तो राजस्थान में दक्षिण भारत से सीसा आता था। गोमेद सौराष्ट्र से आता था। जुकमणि महाराष्ट्र से आता था। अब ये गोमेद या जुकमणि क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ा तो मैं ज़रूर एडिट करते समय लिख दूंगा। फिर यहाँ पर फिरोज़ा क्या होता है ये भी नहीं मालूम, तो ये ईरान और अफगानिस्तान से आता था। लाजवर्दमणि मेसोपोटामिया से। और नील रत्न यानी कि जो नीले नीले रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, वो बदखाक से आते थे। फिर इसके बाद में हम शिल्प तथा उद्योग धंधों की बात करते हैं तो कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त यहाँ के निवासी शिल्पों तथा उद्योग धंधों में भी रुचि लेते थे। यहाँ के निवासी धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग और जो यहाँ पर हम देखते हैं बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्राओं का निर्माण करना, आभूषण एवं गुड़ियों का निर्माण करना आदि अन्य प्रमुख उद्योग धंधे इनके प्रमुख थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें आज भी हमारे नगरों में उद्योग के रूप में अपनाई जाती है उनमें से ज़्यादातर इस समय पर भी चल रही थी। लकड़ी की वस्तुओं से पता चलता है कि बढ़ईगिरी का व्यवसाय भी होता था। और इसके बाद हम सामाजिक जीवन पर बात करें तो सिंधु वासियों का सामाजिक जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था तथा सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। यानी कि परिवार के आधार पर सामाजिक व्यवस्था थी। और खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक नारियों की मूर्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मात्र सत्तात्मक था। और यहाँ पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं का सम्मान कहीं होता था तो वो इसी समय पर होता था, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो सभ्यता है वो महिलाओं को ही डोमिनेट है। यानी कि मात्र प्रधान परिवार हुए करते थे और एकल परिवार की यहाँ पर व्यवस्था थी। फिर समाज व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं था। हालांकि यहाँ पर निम्न या उच्च वर्ग के कहीं कहीं प्रमाण मिलते हैं, कहीं कहीं पर दास प्रथा के होने के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहले वर्ग में विद्वान आते हैं, दूसरे वर्ग में योद्धा आते हैं, तीसरे वर्ग में व्यापारी आते हैं और चौथे वर्ग में शिल्पकार और श्रमिक आते हैं। तो और इन्हें आगे चलकर फिर विद्वान ब्राह्मण बन गए, योद्धा क्षत्रिय बन गए, व्यापारी वैश्य बन गए और बाकी बचे कुचे फिर शूद्र बन गए। फिर हड़प्पा की खुदाई में अत्यंत विशाल तथा लघु मकान पास पास स्थित मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि समाज में धनी और निर्धन के बीच में भेदभाव नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समाज का स्तर होना चाहिए या फिर जिस प्रकार का एक अच्छा समाज होना चाहिए, जो हम राम राज्य की बात करते हैं, वो इस समय पर था, जबकि राम भगवान की कल्पना भी इस समय पर नहीं की गई थी। हालांकि ईश्वर हमेशा होते हैं, लेकिन जो उन्हें रचने वाले हैं या फिर रामायण की रचना है वो इस समय पर नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो लिखना ही नहीं जानते थे, अपनी बातों को भी चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते थे। सिंधुवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। गेहूं, जौ, चावल, तिल तथा दाल आदि उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे तथा सीप से निर्मित आभूषण जैसे कंठहार यानी कि गले का हार, कर्णमूल यानी कि कान में पहनने वाले, हंसुली, भुजबंद यानी कि बक्खे पर बांधने वाले जो ताबीज टाइप के होते हैं वो, कड़ा आदि का प्रचलन था, जिन्हें स्त्री और पुरुष समान रूप से पहनते थे। यानी कि फैशन का कल्चर था और हर समय पर यह रहा है। और यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों बराबर रूप से फैशन करते थे। यानी कि आज हम कहते हैं कि जो बीवी या फिर लड़कियां 5 मिनट बोल के घंटा भर लगा रहती है, तो उस टाइम पर दोनों एक से बढ़कर एक निकलते थे। वो बोलती थी मैं 5 मिनट लगा रही हूँ, तो ये भी बोलता था मैं भी 5 मिनट लगाऊंगा, चिंता मत करो, दोनों साथ में तैयार होंगे। तो फिर यहाँ पर सैंधव निवासी जो आमोद प्रमोद यानी कि अपने मनोरंजन के लिए भी
कुछ साधन अपनाए हुए थे, क्योंकि नगरीय सभ्यता है, पैसे बहुत थे इनके पास में, तो मनोरंजन तो बनता है ना भाई। तो जुआ खेलना, शिकार करना, नाचना, गाना बजाना आदि लोगों के आमोद प्रमोद के साधन थे और पासा इस युग का प्रमुख खेल था। दोस्तों, एक बात आप नोटिस करना कि अच्छी चीज़ें लगातार नहीं चलती, लेकिन बुरी चीज़ें लगातार चलती रहती है। सोचिए, जिस सभ्यता का हमें अस्तित्व 1921-22 में जाकर मिला, उस सभ्यता में भी लोग सट्टा खेलते थे, जुआ खेलते थे, नाचते गाते थे और पासा खेलते थे। महाभारत काल में भी शकुनी मामा पासा लेकर बैठे हुए थे और आज भी हम पत्ता खेलते हैं, हम जुआ खेलते हैं। यानी कि बुराइयां या फिर बुरी आदतें हर काल में रहती है और अच्छी आदतें सिर्फ एक समय काल तक रहती हैं और फिर लोगों को याद दिलाना रहता है कि भैया तुम हनुमान जी थे, तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियाँ थी, याद करो और फिर से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। फिर आदमी लगता है मेहनत करने के लिए। इसीलिए ध्यान रखिए कि बुरी चीज़ें आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें बहुत देर से करती हैं, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा पहुंचाती हैं। मछली पकड़ना तथा चिड़ियों का शिकार करना इनका नियमित क्रियाकलाप था, जिससे इन्हें बहुत मज़ा आता था। मिट्टी के अतिरिक्त सोने, चांदी, तांबे के निर्मित बर्तनों का प्रयोग होता था। धार्मिक जीवन की बात करें तो मातृ देवी के संप्रदाय तथा सैंधव संस्कृति, सैंधव का मतलब भी सिंधु होता है, यानी कि सिंधु संस्कृति में प्रमुख स्थान था किसका? मातृ देवी का। क्योंकि यहाँ पर उत्खनन के दौरान एक देवी का निकला है, मूर्ति निकली है, जो कि एक वृक्ष के समान निकलती हुई नजर आ रही है, जिन्हें मातृ देवी कहा गया है। तो जो मातृ देवी की भांति देवता की उपासना में भी बलि का विधान है, यानी कि इस समय पर भी बलि की व्यवस्था थी और बलि प्रथा चल रही थी। यहाँ पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग योनि, वृक्षों तथा पशुओं की पूजा की जाती थी। ये लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। लोथल, जो कि गुजरात का एक साइट है और एक बंदरगाह भी है, और दूसरा कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर उत्खननों के परिणाम स्वरूप कई अग्निकुंड तथा अग्नि वेदिकाएं मिली है। और यहाँ पर अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं मिलने के प्रमाण ये है, यहाँ पर हो सकता है कि सती प्रथा भी रही हो, क्योंकि इन अग्नि वेदिकाओं में कहीं कहीं हड्डियाँ भी मिली है, जो ये बताती है कि कुछ लोग यहाँ पर जलकर मरे होंगे। दोस्तों, बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता है और फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। फाख्ता का अर्थ मुझे मालूम नहीं है, अगर मालूम पड़ता है तो मैं एडिट करने के दौरान लिख दूंगा। फिर यहाँ पर जो स्वास्तिक का चिन्ह हम देखते हैं, जिसे हिटलर ने बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया, वह चिन्ह भी इसी सभ्यता का देन है। और ब्रह्मोत्तकों के संस्कार में यहाँ पर 3 विधियाँ अपनाई जाती थी। पहला पूर्ण समाधिकरण, यानी कि पूरी तरह से व्यक्ति को गड़ा दिया जाता था, और दूसरा आंशिक समाधिकरण, यानी कि व्यक्ति को खुले में छोड़ दिया जाता था ताकि पशु पक्षी उसे खा लें, और तीसरा दाह संस्कार, यानी कि उन्हें जलाया जाता था। फिर यहाँ पर हम लेखन कला की बात करें तो इससे पहले भी हमने लेखन कला की बात की, लेकिन मैंने बताया कि हम चीज़ों को कई चीज़ों को रिपीट करके पढ़ रहे हैं ताकि वो हमें और अच्छे से याद हो सके। तो इनकी लेखन कला देखते हैं तो दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, और इसमें चित्र और अक्षर लगभग 400 अक्षर एवं 600 चित्र हैं, दोनों ही ज्ञात होते हैं। आपको ये सभी बातें सुनकर लिख लेनी है, क्योंकि आप कोई चिट्ठी है नहीं, कोई रोबोट है नहीं कि आपको ये चीज़ें दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएं। तो आप इन्हें लिखते भी जा सकते हैं ताकि आपको दूसरी बार में रिवीजन करने में प्रॉब्लम न जाए। तो यहाँ पर लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी गई है। यह तरीका बाउस्ट्रोफिडल कहलाता है। बाउस्ट्रोफिडल कहलाता है यह लिखने का तरीका। फिर यहाँ पर सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो कई बार बड़े लेवल पर प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो यहाँ पर केवल एक पैराग्राफ के रूप में हम आपको समझा रहे हैं। आगे जाकर हम इतिहासकारों के नज़रिए से आपको समझाएंगे कि कौन से इतिहासकार ने किस कारण को अंत का कारण माना है। तो यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल रही होगी, और इसके अंत के कारणों में इतिहासकार एक मत नहीं है, क्योंकि यह सभ्यता बहुत बड़ी थी। जैसे कि हमने देखा कि तकरीबन 3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश है इसके बराबर का इसका क्षेत्रफल रहा होगा। तो
एक साथ तो पूरी सभ्यता समाप्त हुई नहीं होगी, और इतिहासकार भी यही मानते हैं कि इसके अलग अलग क्षेत्र अलग अलग समय पर नष्ट हुए, जिसके कारण कोई एक कारण पर टिकना कि इस कारण पर पूरी सभ्यता का नष्ट हो गई, ये कहना थोड़ी अलग बात है। फिर भी जलवायु परिवर्तन, आर्यों के आक्रमण, बाढ़, सामाजिक ढांचे में बिखराव, भूकंप आदि को या फिर महामारी को इतिहासकार सभ्यता के अंत का कारण मानते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि अगर यही प्रश्न 5 नंबर में या फिर 3 से 4 नंबर में पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर कैसे लिखना है। फिर बृहस्नारागार की यहाँ पर प्राप्ति हुई, मोहनजोदड़ो में प्राप्ति होती है। इसके पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 32.9 मीटर है, उत्तर से दक्षिण लंबाई 54.8 मीटर है। यह स्नानागार सामूहिक पूजन से जुड़ा हुआ है। और फिर मोहनजोदड़ो के अन्न भंडार गृह भी प्रमुख है, और यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी, संभवतः यह भंडार राजकीय था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि ये लोग लोहे से अनभिज्ञ थे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1000 ईस्वी के समय पर 1000 ईसा पूर्व के समय जब जनपद काल का उदय होना शुरू हो रहा था, तब लोहे का आविष्कार हुआ था। यहाँ पर के लोग चावल की खेती भी करते थे, लेकिन वो चावल फेंक कर उगाते थे। जैसे हम कई बार पुराने ज़माने में गेहूं की बुआई होती थी, जैसे हम यूरिया फेंकते हैं उसी तरह से गेहूं को फेंक दिया जाता था खेतों में, उसी तरह चावल को भी फेंका जाता था, जिसके कारण उसकी उपज बहुत कम होती थी। जहाँ पर 1 क्विंटल चावल की उपज हो सकती थी, वहाँ पर 15 से 20 किलो ही चावल होता था। ये बहुत बड़ी बात है। जब 1000 ईसा पूर्व के समय पर 1000 ईसा पूर्व के समय पर जब लोहे का आविष्कार हुआ, तो जो हल थे उसके खुद जो अब तक पीतल के या फिर कांसे के बन रहे थे, जो कि कड़क मिट्टी में या फिर जो मोटी ज़मीन होती थी वहाँ पर ख़राब हो जाते थे। तो अब लोहे के हल के पैर या फिर खुद जो भी कहें आप कह सकते हैं, तो इसके कारण खुदाई अच्छे से हो सकती थी। और फिर जो बोने के तरीका था वो भी चावल अब रोपे के ज़रिए बोने लगे थे, जिसके कारण चावल या फिर लोहे के आविष्कार से जो हथियारों में जो एक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण फिर महाजनपद काल का उद्भव होता है। तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कांसे के जरिए वो अपना काम चला लेते थे, जिसके कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन कहा गया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की बात करेंगे, जो यहाँ पर की 7-8 साइट हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी खोज, उनकी स्थिति और वहाँ पर जो प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्थल की बात करते हैं हड़प्पा की, जिसके नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो हड़प्पा था वो पहला खोजा गया नगर था। और 1922 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसके निर्देशन में इसकी खोज की गई थी। और उसी जॉन मार्शल ने कहा था कि भैया यह सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता है, और उसने काल निर्धारित भी कर दिया था। तो यहाँ पर चीज़ों को आप रिकॉल करते जाइए तो आपको चीज़ें लगातार याद रहेंगी। तो यहाँ पर हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में यह साइट वर्तमान में स्थित है, और वर्तमान में साहिवाल जिला जो पाकिस्तान का है वहाँ पर यह है। तो रावी नदी के किनारे विकसित या हुई। और फिर यूनान की सभ्यता की बात करें तो यूनान की सभ्यता को छोड़कर विश्व की लगभग जितनी भी सभ्यता रही, सभी किसी न किसी नदी के किनारे स्थित रही। चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो वह दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, चीन की सभ्यता वहाँ की 2 नदियों के किनारे विकसित हुई, रोम की सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई। उसी तरह जो हमारी सभ्यता है वह भी सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। सिर्फ ईरान की सभ्यता ऐसी थी जिसकी जो कि किसी नदी के किनारे विकसित नहीं हुई, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों का अभाव है। तो यहाँ पर हम बात करें तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इसे खोजा गया जॉन मार्शल के निर्देशन में। पहली खोज होने के कारण इसे तोरण द्वार का नगर भी कहा गया, यानी कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कहा गया, द्वार नगर कहा गया पहली खोज होने के कारण। अब यहाँ पर अवशेष कौन कौन से प्राप्त हुए, तो जहाँ जहाँ पर मैंने ये
टिक किया हूँ या फिर हाइलाइटर से मार्क किया हूँ, तो उन चीज़ों का आप और अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि वो महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर अन्नागार, अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। स्नानागार मिला है जो कि बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर का, और मोहनजोदड़ो का। और R37 नाम से एक कब्रिस्तान मिला है जहाँ पर जिसके आधार पर ये कहा गया है कि यह नगर, इसके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ से मिलती है। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है, और इस मृण मूर्ति के गर्भ से एक पेड़ निकला दिखाया गया है, और जॉन मार्शल ने इसे धरती माता या पृथ्वी माता कहा गया है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह मिट्टी पकी, यह मूर्ति पकी हुई नहीं है बल्कि मृण मूर्ति है, यानी कि कच्ची मूर्ति है जो कि अभी पकी नहीं थी। फिर इसके बाद में काले पत्थर की नर्तक मूर्ति मिली है, लाल पत्थर की मानव मूर्ति मिली है, पीतल की इक्का गाड़ी यानी कि रथ गाड़ी जो खिलौना होता है वो मिला है, और फिर 16 तांबे की भट्टियां मिली है, जिससे यह साबित होता है कि यहाँ पर समृद्धता एक अलग लेवल की थी। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर तांबे की भले ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन यहाँ जो सभ्यता थी वह कांस्य युगीन थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी, ज़्यादातर चीज़ें कांस्य से होती थी। फिर तांबे का श्रृंगारदान मेकअप बॉक्स मिला है, और तांबे के ताबीज़ भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर के लोग सोने, तांबे, पीतल सबसे प्रसिद्ध, सबसे परिचित थे। इसके बाद में हम मोहनजोदड़ो को देखते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण नगर रहा सिंधु घाटी सभ्यता का। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वीडियो कहीं थोड़ा अजीब अजीब हो रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि गर्मी के कारण वीडियो को काट काट कर 10-10, 15-15 मिनट का बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, जिसके कारण वीडियो बन नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि वीडियो हमारे थोड़े लेट आ रहे हैं। अब इस बात पर मिट्टी डालते हैं और समझते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान में यहाँ है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 7 बार बना और 7 बार नष्ट हुआ है। अब ये नष्ट क्यों हुआ? भूकंप के कारण हुआ या बाढ़ के कारण हुआ? इस पर कॉन्ट्रडिक्शन है, इस पर द्वंद्व है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंध का नखलिस्तान या फिर रेगिस्तान का बगीचा भी इसका उपनाम है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, सिंध का नखलिस्तान या फिर रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं। इसमें 7 तहें मिली हैं, यानी कि जो रेत होती है नदियों की, उसकी 7 तहें मिली हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह नगर 7 बार बना हुआ होगा और 7 बार उजड़ा होगा। इसके बाद में हम इसके अवशेषों की बात करते हैं, तो यहाँ पर से एक विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिला है। यह स्नानागार धार्मिक महत्व का रहा होगा और उत्तर व दक्षिण में 9 सीढ़ियाँ हैं और दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में जल निकास की व्यवस्था है। वहीं यहाँ पर कांसे की मूर्ति मिली है और इस कांसे की मूर्ति की खास बात यह है कि यह लुप्त मौन तकनीक की है। तो यहाँ पर लुप्त मौन तकनीक क्या होती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी मूर्ति का एक साँचा होता है और उस साँचे में एक क्या कहते हैं कि जो मोम से एक मूर्ति को बनाया जाता है और उस मोम के जो मूर्ति का साँचा है उसमें भर दिया जाता है कांसे को पिघलाकर, और फिर जब वो कांसा आकार ले लेता है तो उस कांसे की मूर्ति में एक छोटा सा छेद होता है। तो जब उस मूर्ति को गर्म किया जाता है तो मोम वापस निकल जाती है। यानी कि सबसे पहले एक मोम से सुंदर सी मूर्ति बनाते हैं और फिर उस मूर्ति को एक सांचे में रखकर उसमें भर देते हैं कांसा, और फिर उस कांसे की मूर्ति में एक छोटा सा छेद रहता है, जिस छेद से गर्म करने पर वह मोम निकल जाती है। तो इसे लुप्त मोम तकनीक कहते हैं। फिर यहाँ पर पशुपति मूर्ति भी मिलती है जिनका मोहरों पर भी अंकन मिलता है। यहाँ पर योगी की मूर्ति और वृषभ बैल की आकृति भी यहाँ पर मिलती है। जो वृषभ कुबड़ वाला बैल होता है जिसे हम सांड कहते हैं, वो यहाँ पर पूजनीय पशु था। फिर यहाँ पर मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्र मिलता है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसका उत्तरी वाला एक समृद्ध क्षेत्र था जिसे सुमेर कहा जाता था। तो सुमेरियन नावों का चित्र यहाँ पर मिलता है, यानी कि सुमेरियन सभ्यता से भी इनका संपर्क रहा होगा।
तो यहाँ पर हाथी के सिर का अवशेष भी यहाँ पर मिलता है, घोड़े के दांत मिलते हैं और ये सब बताते हैं कि ये जानवर इनके समय पर थे। हालांकि अब ये इन पर संतुलन पा चुके थे या फिर इनका उपयोग करते थे, यह कंफर्म नहीं है। और घोड़े पर तो यह कंफर्म है कि भैया घोड़े तो थे, लेकिन घोड़े का इस्तेमाल करना ये नहीं जानते थे। चांदी के बर्तन का प्रमाण यहाँ पर मिलता है और सर्वाधिक मोहरे यानी कि सील जो होती है, सील या स्टाम्प जो भी आप कहें, वो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मिलती हैं। लेकिन सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे, जिन मोहरों में कुछ लिखा रहता है नीचे साइड में, जैसे हम स्कूल कॉलेज में देखते हैं तो उनकी एक मोहर होती है जिसमें स्कूल कॉलेज का नाम रहता है, तो उस तरह की जो लेख युक्त मोहरें रहती हैं वह हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मिली हैं। और जो बिना लेख युक्त है या फिर यानी कि कुछ भी जैसी भी एंड बैंड टाइप की मोहरें, वो मोहनजोदड़ो से ज़्यादा मिली है। अब इसके बाद में हम चंदूदाहो की बात करते हैं। तो 1931 में एन.जी. मजुमदार द्वारा इसकी खोज हुई। 1931 में एन.जी. मजुमदार ने इसकी खोज की थी। फिर इसके बाद में 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका उत्खनन किया गया और यह संभवतः एक उद्योग शहर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से लोथल से मनके बनाने का कारखाना मिला है। तो चंदूदाहो से सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है। तो सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ चंदूदाहो से मिला है और लोथल से भी मनके बनाने का कारखाना मिला है। दोस्तों, टेराकोटा यानी कि टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई ईंटों का अभाव यहाँ पर है। जो कच्ची ईंट होती है उन्हें टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। तो जो कच्ची ईंटें हैं, माफ़ कीजिएगा, जो पकी हुई ईंट होती है उन्हें टेराकोटा कहते हैं, उनका यहाँ पर अभाव है। जिन ईंटों को हम लकड़ियों में जलाकर जिन्हें पका देते हैं, जो कि लाल ईंट हो जाती है, उनका यहाँ पर अभाव मिलता है, यानी कि यहाँ के निर्माण कच्ची ईंटों से हुए हैं, जिसके कारण इसे झुकर झाँकर संस्कृति भी कहते हैं, यानी कि गरीब संस्कृति भी कहते हैं कि यहाँ पर के लोग बहुत गरीब टाइप के रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर के घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। फिर शहरीकरण का अभाव यहाँ पर दिखता है और परवर्ती सिंधु काल का प्रभाव यहाँ पर दिखता है। और दुर्ग के प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं रहे होंगे, सामान्य टाइप के लोग यहाँ पर निवास करते रहे होंगे। इसके बाद में बनावली या फिर बनावली की बात करते हैं तो यह फतेहाबाद हरियाणा में है और रंगोई नदी के किनारे यह स्थित है। 1973-74 में R.S. बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी। दोस्तों, अवशेष की बात करें तो तारांकित सड़कों के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं, समृद्ध नगरों के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं और टेराकोटा हल मिलते हैं, यानी कि जो मिट्टी से बने हुए हल की यहाँ पर आकृति मिलती है पकी हुई, और वॉश बेसिन के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। हाथ धोने के लिए जो वॉश बेसिन होता है उसके प्रमाण यहाँ मिलते हैं और तांबे के वाड़ाक्र के अवशेष भी यहाँ पर से मिलते हैं। फिर इसके बाद में हम कालीबंगा साइट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर से जो हम पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, कुछ एक दो चीज़ें, आपको लगभग पूरी चीज़ याद नहीं रखना है। जैसे कालीबंगा हुई, लोथल हुई, इनसे कुछ एक आध प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में बनकर आते हैं और जब आप बड़े नंबर में भी इन साइट्स का उल्लेख करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखना है कि कौन सी साइट कहाँ से थी और इनकी खोज किसने की। सन याद ना हो तो भी चलेगा, बस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। इनके सन अगर याद भी नहीं रहे तो कोई समस्या नहीं, बस आप ये याद रखिए जैसे कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है, और याद हो जाए तो यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्गर नदी वही जो सरस्वती अपवाह क्रम में बहती है। और फिर 1952 में अबलानंद घोष द्वारा इसकी खोज हुई और 1961 से 69 के दौरान इसका उत्खनन कार्य हुआ और 5 स्तरों तक उत्खनन हुआ इसका, यानी कि ये भी मोहनजोदड़ो की तरह 5 बार बनी होगी और 5 बार नष्ट हुई होगी, जबकि जो मोहनजोदड़ो है बस 7 बार बनी और 7 बार उजड़ी होगी, क्योंकि वहाँ पर रेत की 7 तहें मिली हुई है। फिर कुछ अवशेष, यानी कि जो आपको सबसे ज़्यादा याद हो जाए उन अवशेषों का जिक्र कर दीजिए। अगर आप सभी अवशेषों को याद करने के लिए भिड़ गए तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपस में खिचड़ी बन जाएगी और आप बहुत पीछे हो जाएंगे। यहाँ पर कालीबंगा से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको यही याद रखना है कि यहाँ पर जो भवन थे प्रारंभ में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाद के जो भवन हैं
वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रारंभ हो जाता है। यानी कि शुरुआत में यह नगर समृद्ध रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये गरीब कंगाल हो गए, इसलिए इन्हें दीनहीन बस्ती कहा गया है, यानी कि ऐरा गहरा नत्थु घेरा झोपड़ी वाले भैया। तो अलंकृत रेजान युक्त फर्श यहाँ पर मिलते हैं, नालियाँ पकी हुई और लकड़ियों की जो नालियाँ होती है उसके प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। एकमात्र स्थल है जहाँ लकड़ियों की नाली के प्रमाण मिलते हैं, बाकी हर जगह पक्की ईंटों के नालियों के प्रमाण मिलते हैं। अब मालूम नहीं, शायद उनके पास में साधनों का अभाव था या फिर जंगलों में रहते थे, जिसके कारण लकड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने ज़्यादा किया है। यहाँ पर भूकंप का प्रमाण भी मिलता है और 7 वेदिकाएं अग्निकुंड यहाँ पर मिले हैं, जिनमें अस्थियां भी मिली है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि हो सकता है कि उस समय में भी बलि प्रथा का प्रमाण रहा हो। जोते हुए खेत का प्रमाण यहाँ पर से मिलता है, यानी कि ये जो खेतों को जोतना भी जानने लगे थे। मिश्रित कृषि के प्रमाण मिलते हैं। तो मिश्रित कृषि क्या होता है? तो कृषि और पशुपालन दोनों को एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। मिश्रित कृषि का मतलब ये नहीं होता कि दाल चावल भाजी सब्जी एक साथ लगा रहे हो खेत में, तो उसको भाई मल्टी लेवल फार्मिंग कहते हैं। लेकिन जो मिश्रित कृषि होती है उसे पशुपालन और खेती जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। एक साथ 2 फसलों को उगाने का भी यहाँ पर प्रमाण मिलता है। चना और सरसों को एक साथ बोते थे ये। और फिर ऊँट पालन के प्रमाण और उस्तरा तंदूर के अवशेष भी यहाँ पर से मिलते हैं। फिर दोस्तों जो ब्रजवासी लाल है और बालकृष्ण थापर है, उन्होंने 1961 से 69 के दौरान यहाँ पर उत्खनन कार्य किए। फिर मिट्टी की काली चूड़ियों के अवशेष यहाँ पर से मिलते हैं और यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, जो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण मिलता है। फिर जो स्टुअर्ट पिगट है, उन्होंने सिंधु सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियाँ बताई हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो कि द अर्ली चौहान डायनेस्टी यानी कि चौहान वंश से संबंधित ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का दर्जा दिया है। इसके बाद में हम लोथल की बात करते हैं। तो लोथल से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि बताइए इनमें से कौन सा शहर एक बंदरगाह है? तो ऑप्शन में लोथल हमेशा होता है और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो अहमदाबाद गुजरात में है स्थित है, यानी कि समुद्र के किनारे। और 1957 में एस.आर. राव ने इसकी खोज की। अवशेष की बात करें तो गोदीवाड़ा बंदरगाह की यहाँ पर से प्राप्ति होती है। मनके बनाने का कारखाना यहाँ से भी मिलता है। और ध्यान कीजिए, मनके बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो वो है चंदुदाहो। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह रहा होगा। हाथी दांत के पैमाने की यहाँ पर से प्राप्ति होती है। नावों के 5 मॉडल यहाँ से मिलते हैं, यानी कि यहाँ से विदेशों में भी नावों के जरिए व्यापार होता रहा होगा। चक्की के 2 पार्ट मिलते हैं यहाँ पर। दिशा सूचक यंत्र की भी मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि जरूर ये समुद्र का व्यापार भी करते रहे होंगे। 3 युगल समाधि यहाँ पर मिलती है, और यानी कि 3 लोगों को एक के ऊपर एक दफनाया गया है। तो यहाँ पर एस.आर. राव ने इसे सती प्रथा का प्रमाण माना है कि ये सती प्रथा का प्रमाण हो सकता है। इसके बाद में हम धौलावीरा पर बात करेंगे। तो धौलावीरा कच्छ गुजरात में स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। 1967 से 69 में जे.पी. जोशी द्वारा, 1990 से 91 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यानी कि 1967 से 69 के बीच जे.पी. जोशी ने धौलावीरा की खोज की और 1990 से 91 के बीच में आर.एस. बिष्ट ने इसका उत्खनन कार्य कर पाया। मानहर व मनसहरा नदी के बीच में कादिरा द्वीप पर यह स्थित है और 3 भागों में नगर बसा था। स्टेडियम के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं और स्टेडियम को हिंदी में रंगभूमि कहा जाता है, यानी कि रंगभूमि के प्रमाण यहाँ पर से मिलते हैं। फिर इसके बाद में देखिए बांध, कृत्रिम जल बांध, उन्नत जल संग्रहण संरक्षण के प्रमाण यहाँ पर से मिलते हैं, यानी कि ये कितने पहले ही जल संरक्षण की बात करने लगे थे। और बांध का साइन बोर्ड यानी कि सूचना पटल की भी यहाँ पर से जानकारी मिलती है। नेवली की आकृति भी यहाँ मिलती है। और 2021 में
इसके महत्व के चलते धौलावीरा को विश्व धरोहर यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। और फिर इसके बाद में जो हमने प्रमुख साइटें देखी है, अब हम एक बार और सामाजिक धार्मिक जीवन या फिर इनकी अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम फिर से रिवाइज करते हैं जो सब हमने शुरुआत से पढ़ा है, देखते हैं कितना याद है आपको और मुझे। सामाजिक धार्मिक व आर्थिक जीवन। नगरीय सभ्यता मात्र सत्तात्मक परिवार यहाँ पर था, यानी कि नगरीय सभ्यता थी और उस नगरीय सभ्यता में परिवार मात्र यानी कि परिवार की मुखिया माता होती थी और एकल परिवार व्यवस्था होती थी, यानी कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं थी। संयुक्त परिवार की व्यवस्था आगे चलकर वैदिक काल में आती है। यहाँ पर एकल परिवार की व्यवस्था थी। वर्ग विषमता थी, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। कुछ क्षेत्रों में वर्ग विषमता थी, जैसे कि हम चंद्रदह की बात करते हैं या फिर कुछ साइट की हमने बात की जहाँ पर कच्ची मिट्टी के मकान मिलते हैं या फिर जो बहुत ही दीनहीन बस्तियाँ कहलाती हैं, तो वहाँ पर हम विषमता देख सकते हैं उन मामलों में। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जहाँ घर समान बनाए जाते थे, तो हम उन क्षेत्रों में ये कह सकते हैं कि वहाँ पर वर्ग विषमता नहीं थी। श्रमिक आवास मिले हैं जो दास प्रथा के संकेत है। मूर्ति पूजा के प्रमाण मिले हैं, जबकि इस समय मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। मंदिर के प्रमाण हमें ज़्यादातर गुप्त काल में मिलते हैं। सबसे पवित्र पशु एक श्रृंगी वृषभ था, जिसे शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। इसके बाद में अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन व व्यापार पर आधारित थी। मिस्र व फारस जैसी सभ्यताओं से व्यापार था। मुहरें वर्गाकार थी और व्यापार का माध्यम नहीं थी, यानी कि जो मुहरें थी वो केवल सील के नाम पर थी, यानी कि भैया यह हमारे राजा ने हमको पास बना के दिया है, हम यहाँ पर से व्यापार करने जाने चाहते हैं, तो बस सील ठोके और चले गए, उसके लिए बस थी। जो व्यापार होता था या फिर खरीद फरोख्त होती थी, वह वस्तु विनिमय के आधार पर होती थी। और यहाँ पर से लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं और मंदिर के प्रमाण भी नहीं मिले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छा खासा बोर कर रहा हूँगा और आपके मन में बहुत सारी गालियाँ आ रही होंगी, भैया कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब चीज़ों को मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और अपना काम अपनी तरफ से कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम है, अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करनी है वगैरह वगैरह। तो फिर यहाँ पर हम आगे समझते हैं और जल्दी ख़त्म करते हैं। कपास व स्वास्तिक के प्रमाण यहाँ पर से मिलते हैं। घोड़े के प्रमाण यहाँ पर से मिलते हैं। सुरकोटड़ा गुजरात में यहाँ पर घोड़े के जो अश्व के जो अस्थियाँ मिली है, कंकाल मिली है, जो हमने पढ़ा है। परंतु यह बात भी जान लीजिए कि सिंधु भाषी घोड़े के प्रयोग से अनजान थे। जैसे आज भी बहुत सारे जीव हमारे समाज में हैं, लेकिन उनका प्रयोग क्या करना चाहिए या फिर वो हमारे किस काम आ सकते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। जैसे अब इनके पतन के कारण देखते हैं माफ़ कीजिएगा। तो जो शुरुआत में मैंने आपको पतन के कारण बताए थे, वो एक पैराग्राफ के रूप में बताए थे। अब उन्हीं पैराग्राफ को हम बड़ा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने आपको फैक्ट बताए हैं। जब इनसे ही जुड़े कोई प्रश्न पूछे जाएं, तो आप इन्हीं फैक्ट को बढ़ा चढ़ाकर लिखकर एक लंबा आंसर भी तैयार कर सकते हैं। जैसे पतन के कारण पूछे जाएँ, तो आपको 5 से 6 पॉइंट बनाने हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें आपको 1922 में राखलदास बनर्जी ने यह किया, फिर राय बहादुर दयाराम साहनी ने ये किया, फिर 1923 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा, फिर जो जॉन मार्शल थे उनने नामकरण किए वगैरह वगैरह। 4-5 लाइन में लिखकर फिर उसके बाद में ये लिखना है कि इस सभ्यता का पतन निम्नांकित प्रकार से हुआ, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हुआ। फिर आपको 5 से 6 पॉइंट बनाने हैं। आर्यों का आक्रमण 1, बाढ़ के कारण 2, मलेरिया या महामारी 3, फिर जो भूकंप 4, सुनामी या बाढ़ 5। इस तरह से आपको पॉइंट बनाने हैं और फिर उनमें इन इतिहासकारों के नाम अगर आपको किसी का भी याद हो जाता है, अगर आप पूरे आंसर में मुश्किल से 2 से 3 इतिहासकारों के नाम भी लिख देते हैं, तो जांचने वाले को लगेगा कि आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हो और आपने अच्छा लिखा है। जैसे गार्डन चाइल्ड या मर्टिमर व्हीलर आर्यों का आक्रमण बताते हैं। गार्डन चाइल्ड कोई बड़ा नाम नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं। जॉन मार्शल या फिर अर्नेस्ट मेके एसआर राव ने बाढ़ का कारण माना है। कैनेडी ने मलेरिया यानी कि महामारी को कारण माना है।
दीमेयेव ने भयंकर गर्मी से एक ब्लास्ट हुआ होगा जिसके कारण इनका पतन हो गया। और धर्मपाल अग्रवाल ने पतन का कारण सरस्वती नदी का सूखना माना है। सिंधु सभ्यता के सभी स्थलों के पतन का समय अलग अलग है, अतः पूरी सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये कोई भी नहीं बता पाया है अभी तक, क्योंकि सभी जो सिंधु सभ्यता में इतने सारे नगर थे वो अलग अलग समय पर उनका नष्टीकरण हुआ। अगर एक साथ पूरी सभ्यता नष्ट होती तो कभी ना कभी ये पता लगाया जा सकता था कि यह सभ्यता कैसे नष्ट हुई, इसलिए इस बात पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। अब हम एक बार और रिवीजन करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल व उनके खोजकर्ता। हड़प्पा की खोज की थी डॉक्टर राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी है? नहीं, राय बहादुर दयाराम साहनी। अब पढ़ पढ़ के मेरा भी दिमाग खसक गया है, इसलिए मैं भी कुछ भी बोलते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में रावी में पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे स्थित थी और पाकिस्तान में, ठीक है। दूसरा मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। ऊपर वाले राय बहादुर दयाराम साहनी हैं। मैं स्कूल के टाइम पर इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होता था। मोहनजोदड़ो यानी कि राखलदास बनर्जी 1922 में इन्होंने खोज की, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर की बात करें तो एम बत्स ने 1935 में खोज की, भोगबा नदी के किनारे गुजरात में। चंदूदाहो की बात करें तो एन जी मजूमदार ने 1931 में खोज की, सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत। कालीबंगा की खोज की बीबी लाल ने, यानी कि बीबी लाल ने, जो हमने पढ़े थे कि जो एन जी मजूमदार ने यहाँ पर चंदूदाहो की खोज की और 1931 में सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा की खोज की बात करें तो जो कालीबंगा है इसकी खोज तो अमलानंद घोष ने की है, लेकिन जो इसका उत्खनन कार्य करवाया है वो बीबी लाल ने करवाया है। तो यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, यानी कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जो उत्खनन करता है उनका नाम खोजकर्ता में हमने लिख दिए हैं, तो हम आपसे बारंबार माफ़ी चाहते हैं। भैया बीबी लाल ने खोज नहीं की है, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की है 1953-54 के आसपास में। और फिर बीबी लाल और एक और बनवारी लाल जो हैं, बनवारी लाल या फिर जो भी ब्रज, क्या तो नाम था इनका, ब्रजवासी बनवारी लाल इनका नाम है। और एक और जो इतिहासकार हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर बाद में इसका उत्खनन करवाया। यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। और रोपड़ की बात करें तो यगदत्त शर्मा 1953 में सतलज नदी के किनारे। अब यह स्थल किस स्थान पर है ये तो आपको कमेंट में बताना ही होगा, क्योंकि अब अगर आप बताएंगे तो हमें भी लगेगा कि हमने जो मेहनत की है, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो आखिरी तक देख रहा है ना, इसलिए प्लीज़ बताइए कि रोपड़ किस स्थान पर स्थित है। भले ही गूगल से सर्च करके बता दो, लेकिन बताओ कि रोपड़ कहाँ स्थित है। लोथल, एस.आर. राव ने इसकी खोज की और 1957 में इसकी खोज हुई। और भोगबा नदी गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर, यगदत्त शर्मा 1958। हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। सुतकांडेर ओ स्टाइन 1927 में। दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। बनावली की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। रगोई नदी के किनारे हरियाणा। धौलावीरा की बात करें तो जेपी जोशी 1967-68 में। मनहर और मनसहरा नदियों के बीच कादिरा द्वीप पर यह स्थित है और गुजरात के कच्छ में स्थित है। दोस्तों, कालीबंगा का उत्खनन कार्य बीबी लाल ने किया, जबकि इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। बात करें मांडा की, तो मांडा की खोज जेपी जोशी ने की और यह चिनाब नदी के किनारे कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद की बात करें तो दायमाबाद बपाटिकर ने इसकी खोज की, प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। और मांडा सबसे उत्तरी क्षेत्र है और जो दायमाबाद है वो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब एक बार और हम उन महत्वपूर्ण अवशेषों की बात कर लेते हैं जो सिंधु नदी से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यह अवशेष कुछ जो आपको थोड़े बहुत याद हो जाए तो अच्छी बात है। यानी कि डॉकयार्ड, यानी कि जो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है वह लोथल गुजरात से मिला है, भोगबा नदी के किनारे। कांसे की नर्तकी देवदासी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। जहाज के निशान वाली मुहर मोहनजोदड़ो से। कांसे का पैमाना मोहनजोदड़ो से। और पशुपति शिव की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से।
यह 3 कक्षों का कब्रिस्तान है और थोड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे याद रखिएगा। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि R37 कब्रिस्तान का संबंध किससे है, तो हड़प्पा से है। फिर इसके बाद में देखिए माता देवी की प्रतिमा हड़प्पा, मनके बनाने का कारखाना चंदूदाहो सिंध, लकड़ी की नाली कालीबंगा में मिली है। लकड़ी की नाली कहाँ मिली है, तो लकड़ी की नाली कालीबंगा में मिली है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ कालीबंगा में मिली है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में। घोड़े का कंकाल सुरकोतड़ा में और अग्निवेदियाँ लोथल व कालीबंगा में। चावल की खेती लोथल में, गेहूं की खेती रंगपुर में, जौ की खेती पानावली में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो यहाँ पर दोस्तों समाप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। यहाँ पर आप क्या क्या हमने यहाँ पर समझे एक बार और देख लीजिए। हमने इसका इतिहास समझा, इसकी नज़र योजना समझी, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर से समझी हैं। इन्हीं फैक्ट को आधार बनाकर आप बड़े से बड़े उत्तर को हल कर सकते हैं। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो हम आने वाले वीडियोस में बनाएंगे ताकि आपकी परीक्षाओं में काम आ सके। और दोस्तों भगवान से प्रार्थना है कि जो जो आज हमने पढ़ा, जो जो आपके दिमाग में बैठे वही पेपर में आए और आप अच्छे से पेपर को सॉल्व करें और अच्छे नंबर लेकर आएँ। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं, वो हमेशा आलोचना करते रहते हैं किसी की भी, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है, किसी की भी निंदा चुगली चाड़ी करते रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं, भैया भैया उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। और ज़्यादातर मूर्ख ऐसे ही करते हैं, समझदार लोग ऐसा कभी नहीं करते। फिर मिलेंगे, जय हिंद।